हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑप्टिक्स पर बात करेंगे। इट मीन्स प्रकाशिकी। ठीक, अगर अपन इसका वेटेज देखते हैं तो वेटेज देखने से ही अपन लोगों को पता लग जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपन लोगों के पास। बोर्ड लेवल पर इसका जो वेटेज है वो 13 मार्क्स का है। जेई लेवल पर जो इसका वेटेज है 12 मार्क्स का। नीट लेवल पर इसका जो वेटेज है वो कितने मार्क्स का है अपन लोगों के पास? 20 मार्क्स का है। ठीक, ऑप्टिक्स पर अगर अपन बात करते हैं या फिर प्रकाशिकी की अगर अपन बात करते हैं तो इस पूरे चैप्टर में अपन एक तरीके से लाइट के बिहेवियर पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे अपन लोग? लाइट के बिहेवियर पर बात करेंगे। इट मींस लाइट के व्यवहार पर बात करेंगे कि लाइट किस किस कंडीशन में अपना जो व्यवहार है वो रिप्रेजेंट करती है या फिर प्रदर्शित करती है। ठीक, लाइट के व्यवहार से क्या मतलब है, लाइट के बिहेवियर से क्या मतलब है। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासों में लाइट का एक बिहेवियर रिफ्लेक्शन पढ़ा है, ठीक, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है। उसमें आप लोग खुद देखते हैं कि लाइट आती है, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक सतह पर जाकर गिरती है और टकराकर वापस चली जाती है, स्ट्राइक करके वापस रिटर्न कर जाती है उसी मीडियम में। ठीक, इसी तरीके से आप लोगों ने इसका दूसरा बिहेवियर पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन। इसमें लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से हट जाती है, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। और इसी लाइट के बिहेवियर पर अपन लोगों ने अलग अलग तरीके के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखे, जैसे कैमरा आप लोगों ने नोटिस करा होगा, ठीक है ना। आप लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप नोटिस करा होगा। और इस लाइट के बिहेवियर की वजह से अपन लोग एक दूसरे को देख पाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में अपन इसी लाइट के बिहेवियर पर क्या करेंगे, डिटेल में क्या करेंगे, बात करेंगे। अरे बात समझ में आप लोगों को? ठीक, अगर मैं बात करता हूं तो ये जो ऑप्टिक्स है ये एक तरीके से क्या होता है, बहुत बहुत वाइड रेंज का टॉपिक होता है अपन लोगों के पास। और ये रीजन होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर मैं इस ऑप्टिक्स के क्या करता हूं, इसके ऑप्टिक्स को हमेशा दो ब्रांच में डिस्कस करता हूं, दो शाखाओं में इस पर बात करता हूं। एक मेरे पास होता है एक तरीके से जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में रे ऑप्टिक्स भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं इसको? रे ऑप्टिक्स। इट मींस अगर मैं हिंदी में बात करूं तो किरण प्रकाशिकी भी बोलता हूं मैं इसको। आई बात समझ? और एक मेरे पास होता है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। और यहां पर नॉर्मली अगर मैं सिंपल सी बात करूं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? इसको तरंग प्रकाशिकी बोलेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है, लाइट का अलग बिहेवियर होता है। वेव ऑप्टिक्स में लाइट का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। अब जो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है इसमें लाइट के बिहेवियर को अपन इजीली क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। अरे बात समझ आप लोगों को? जैसे रिफ्लेक्शन। अब आप रिफ्लेक्शन को कहां ऑब्जर्व करते हो? आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आप लोग कोई भी लाइट अगर किसी भी मिरर पर जाकर इंसिडेंट होकर वापस टकरा कर आती है तो आप लोगों का इमेज, आप लोगों का प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है? किसकी वजह से बनता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से बनता है, जिसको अपन ने इजीली क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे जब भी अपन जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बात करते हैं तो यहां पे नेचर में जितने भी फेनोमेना हो रहे हैं या लाइट का जितना भी बिहेवियर है आप लोग उसको इजीली क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। बात समझा? आप उसको आसानी से उसको देख सकते हो। अरे बस में, लेकिन जो अपन लोगों के पास वेव ऑप्टिक्स होता है यहां पे जो लाइट का बिहेवियर होता है, इस लाइट के बिहेवियर को मैं इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकता। इसको मैं किसी ना किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू ही क्या करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं। तो ऐसी कंडीशन पर जो मेरे पास वेव ऑप्टिक्स होती है इसमें जो लाइट का बिहेवियर होता है वो ओनली कब अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको, ओनली एक्सपेरिमेंटली। अपन उसको ओनली एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं अपन, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अपन लोगों के पास जो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है अपन इसको नॉर्मली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मेरे को कोई बोले कि नहीं नहीं आप तो उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं अपन, तो नॉर्मली अगर मेरे को जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स यहां पर एक्सप्लेन करना है तो लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट पर जाके गिरती है, जिस भी सिस्टम पे जाके गिरती है या जिस भी निकाय पे जाके गिरती है, तो उस निकाय का जो डायमेंशन होता है, इट मींस उस निकाय का जो आकार होता है, उस निकाय का जो साइज होता है
वो लाइट के वेवलेंथ से, लाइट की तरंग दैर्ध्य से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये मेरे पास एक सिस्टम है, ये मुझे क्यों दिख रहा है, ये मेरे को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? लाइट ट्यूबलाइट से आ रही है, स्ट्राइक करके मेरी आई में जा रही है, तो यहां पे इसका डायमेंशन, इसका जो साइज है वो लाइट के वेवलेंथ से क्या है, बहुत ज्यादा है, और इस वजह से यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। इस वजह से ये मार्कर में क्या कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। लेकिन यहां पर वेव से रिलेटेड, वेव मतलब इट मींस वेव ऑप्टिक्स, इट मींस तरंग प्रकाशिकी, मतलब यहां पे जो प्रकाश है, इट मींस जो लाइट है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, एज अ वेव ट्रीट कर रही है। और वेव के थ्रू तो याद करो अपन 11th क्लास में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जैसे फेनोमेना डिस्कस करके आए थे। क्या मुझे यहां पे दिख रहा है क्या? नहीं, मैं उनको एब्जॉर्ब नहीं देख सकता, मैं उनको नहीं, मैं उनको ऑब्जर्व कर सकता है नॉर्मली बिना किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप के। अरे बात समझो प्रभु। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं जब भी जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर बात करूंगा तो यहां पर मैं लाइट के उस बिहेवियर पर बात करता हूं जहां पर लाइट जिस सिस्टम पर इंसिडेंट हो रही है उस सिस्टम का डायमेंशन, उस सिस्टम की विमा, उस सिस्टम का आकार लाइट की वेवलेंथ से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अरे बात समझ में आप लोगों को? और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों ब्रांच को, दोनों टॉपिक को अपन लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, 12th लेवल पर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो अपन लोग डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक डिस्कस करेंगे। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं इसको डिफाइन करूं, एक सिंपल सा इसका एक डेफिनेशन लिखूं, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, इट इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट when it falls on surface, object and holes whose dimensions are very large as compared to wavelength of light। आई बात समझ में आप लोगों को? तो जब भी मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर बात करूंगा तो एक तरीके से बिहेवियर ऑफ लाइट पे डिस्कस करूंगा, लेकिन वहां पर लाइट का जो वेवलेंथ होगा सरफेस, ऑब्जेक्ट और होल के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत ही कम होगा, या फिर जो डायमेंशन होगा सरफेस, ऑब्जेक्ट और होल का वो बहुत ज्यादा होगा, किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से। और आप सबको पता होता है कि जो लाइट का वेवलेंथ होता है, लाइट का वेवलेंथ आप लोगों के पास होता है 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7.5 × 10⁻⁷ मीटर, ये इसकी रेंज होती है लाइट की, जो अपन लोग देख पाते हैं, जो अपन लिए विजिबल है। अरे बात समझा आप लोगों को? इट मींस अगर मैं किरण प्रकाशिकी पर बात करूंगा तो मैं सिंपल सा क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं लाइट के उस व्यवहार पर बात करता हूं कि जब लाइट किसी सतह, किसी निकाय या किसी होल पर गिरती है तो ऐसी कंडीशन पर सतह, निकाय और होल या छिद्र का जो विमा होगी, मतलब जो साइज होगा, जो आकार होगा, वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? लाइट की जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य से बहुत बड़ा होगा। आई बात समझ मेरे को? लेकिन अगर मेरे को कोई बोले कि नहीं आप तो वेव ऑप्टिक्स को भी यहीं पर ही डिफाइन कर दो, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन यहां पे लिखेंगे इट इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट, लिख देता हूं मैं यहां पर, इट इज अ स्टडी ऑफ behavior of light when it falls on surface, object and holes whose dimensions as compared to wavelength of light, जिनकी डायमेंशन, इट मींस अगर अपन बात करें तो यहां पर भी अपन लाइट के व्यवहार पर ही बात करेंगे, लेकिन यहां पर निकाय, ठीक है ना, निकाय, सतह
और जो छिद्र है उनका जो आकार होगा, उनका आकार एक तरीके से लाइट की तरंग दैर्ध्य के क्या होगा आप लोगों के पास लगभग लगभग बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन पर अगर सपोज लाइट का वेवलेंथ, अगर सपोज लाइट का वेवलेंथ किसी भी निकाय, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी होल के रेस्पेक्ट में अगर बहुत कम है तो उसको हमेशा अपन जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे। और अगर सपोज दोनों का डायमेंशन, दोनों का आकार, दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल है तो अपन यहां पे किस पर डिस्कस करेंगे, वेव ऑप्टिक्स या फिर तरंग प्रकाशिकी पर बात करेंगे। तो इस तरीके से अपने पास लाइट के दो अपन लोग बिहेवियर होते हैं, एक अपने पास जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है और एक अपन लोगों के पास तरंग प्रकाशिकी होता है। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो जो पहले अपन लोग डिस्कस करेंगे वो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे अपन लोग क्या करेंगे, वेव ऑप्टिक्स। तो अब अपन डिस्कस करते हैं किस पे, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर अपन लोग बात करते हैं। ठीक, तो देखना अब आप लोग, तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले अपन एक थोड़ा बेसिक टर्म्स पे बात करते हैं। और वो बेसिक टर्म अपन लोगों के पास है रे, इट मीन्स किरण। अब आप बहुत ध्यान से देखना कि अगर मैं सिंपल सी लाइट, अगर लाइट का मैं मेन सोर्स देखूं तो सन है, तो अगर मेरे पास, अगर सपोज इस तरीके से मेरे पास ये सन है और इस तरीके से इससे कंटिन्यूअसली इस तरीके से रेडिएशन लाइट एमिट होती रहती है अपन लोगों के पास इस तरीके से। ठीक, अब जो भी लाइट अपन लोगों के पास इस तरीके से चल के आ रही है, इस तरीके से चल के अपन लोगों के पास आती, तो जो भी अपने पास लाइट आती है, इस लाइट को मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इट मींस वैद्युत चुंबकीय तरंगे बोलता हूं। और इस लाइट का जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके और अपन लोगों के पास 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। मतलब 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.5 × 10⁻⁻7 मीटर होता है। अब ये जो आप लोगों के पास ये जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य होता है क्या, याद करो वेवलेंथ होता है क्या। वेवलेंथ अपन लोग 11th क्लास में पढ़ के आए कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, वेवलेंथ बोलते हो। या फिर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी एक तरीके से क्या होता है, वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। और अगर दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी आप लोगों के पास क्या होता है। तो आप कैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो, आई बात समझे आप लोगों को। अब आप देखो, अब तरंग दैर्ध्य तो कितना है, 4 × 10⁻⁻7 मीटर। अब आप सोचो 10⁻⁻7 मीटर, और अपनी ह्यूमन आई भी जो है वो मैक्सिमम जो रेंज जो अपन बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं 10⁻³ तक ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन वेवलेंथ कितनी है, तरंग दैर्ध्य कितनी है, 10⁻7 मीटर। इट मींस जो सन से जो अपने पास एनर्जी आ रही है, ठीक है ना, उस एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो बहुत स्मॉल है, इस तरीके से छोटी है, बहुत स्मॉल है। और आप सबको पता होता है कि नॉर्मली अगर मीडियम चेंज नहीं होता है तो ये एनर्जी क्या करती है, एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है कि नहीं करती। अब ये इस तरीके से एनर्जी किधर की तरफ बढ़ के आती है, ये किधर की तरफ मूव करती है, अपने अर्थ की तरफ मूव करती है। किधर की तरफ मूव कर रही है, अर्थ की तरफ। तो ऐसी कंडीशन पे अपनी ह्यूमन आई इस वेव को या इस तरंग को देख सकती है क्या, नहीं देख सकती। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट ना करके अपन इसको एक लाइन के थ्रू क्या करते हैं, बिल्कुल एज इट इज एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू अपन इसको क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा के रूप में इसको क्या करते हैं अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अरे बस में, और ये जो आप लोगों के पास जो सरल रेखा होती है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, इसी को अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। इट मींस अपन इसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ठीक, और अपन सबको पता है कि जो लाइट है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, याद करो वेव क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। और डिस्टरबेंस के थ्रू अपन नॉर्मली क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। क्या ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो फैक्ट है कि जो सन से एनर्जी है वो किधर की तरफ आ रही है, अर्थ की तरफ आ रही है। और किसकी फॉर्म में आ रही है, वेव की फॉर्म में आ रही है। लेकिन उसका वेवलेंथ क्या है, बहुत छोटा है। तो ऐसी कंडीशन पे बहुत छोटी छोटी वेव्स हैं, और वो छोटी छोटी वेव्स मुझे नजर ही नहीं आ रही।
तो ऐसी कंडीशन में मैं इनको एज इट इज एक क्या करता हूं, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मैं इनको क्या कर देता हूं, रिप्रेजेंट कर देता हूं, और एक स्ट्रेट लाइन को मैं हमेशा क्या बोलता हूं, रे बोलता हूं। अरे उसमें तो ऐसी कंडीशन पे अपन अब जब भी ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट करेगी, रे को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, रे को। इट मींस किसको रिप्रेजेंट करेगी, किरण को रिप्रेजेंट करेगी। और इसके आगे ये जो एरो का साइन इस तरीके से लगा हुआ होता है, ये एक तरीके से इस रे की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी कंडीशन पे ये बताएगा कि आप लोगों का जो रे है, ठीक है ना, जो आपकी किरण है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो एक तरीके से ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को बताता है। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को बताता है कि आपकी रे किस डायरेक्शन में जा रही है। और ये रे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन हमेशा किस में चलती है, एक सीधी ही रेखा में चलती है, जब तक कि मीडियम चेंज नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन पे अब लाइट के बारे में आप सबको पता होता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है आप लोगों के पास, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन किसमें, निर्वात में, इसमें निर्वात में। आई बात समझ आप लोगों को। अब एनर्जी है तो फैक्ट है, एनर्जी यहां से यहां तक जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पर अगर अपन बात करते हैं तो जो भी लाइट है वो एक तरीके से एनर्जी है जो सन से किधर की तरफ मूव करती है, अर्थ की तरफ मूव करती है। और वो किस फॉर्म में मूव करेगी, तो अपन अगर यहाँ पे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो जो भी आपके पास, अभी देखो इसका वेवलेंथ कितना है, 10⁻⁻7 मीटर। और जो अपन मीटर यूज करेंगे उसका जो डायमेंशन होगा वो तो मीटर में होगा, 1 मीटर 2 मीटर। अब आप देखो 1 मीटर 2 मीटर इसके रेस्पेक्ट में कितना बड़ा है, 10⁻7 टाइम्स बड़ा है। अरे बात समझे आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे मैं इसको नेग्लिजिबल, इस वेवलेंथ को क्या करता हूं, यहाँ पे नगण्य मान लेता हूं, नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेता हूं। और नेग्लिजिबल कंसीडर करके मैं इसको क्या कंसीडर करता हूं, एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेता हूं। तो मैं ये हमेशा मान के चलता हूं कि सन से जो भी लाइट आ रही है, जो भी रेडिएशन आ रहा है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू अपन लोगों के पास अर्थ पर मिलता है। और उस स्ट्रेट लाइन को अपन लोग क्या बोलते हैं, रे या फिर किरण बोलते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अपन बात करते हैं बीम। इसको इंग्लिश में भी बीम बोलते हैं और हिंदी में भी अपन लोग बीम ही बोलेंगे। आगे बात में एक तरीके से जो बीम होता है एक तरीके से क्या होता है, ग्रुप ऑफ रेज होता है। मतलब एक तरीके से आप लोगों के पास जो भी किरण है उनका गुच्छा, उनका समूह, किरण का जो समूह होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, बीम। अब अपने पास अलग अलग तरीके की बीम्स होती है। जैसे एक अपन लोगों के पास होती है पैरेलल बीम। पैरेलल बीम मतलब समांतर बीम, ठीक, पैरेलल बीम। इसमें जो भी रे आती है आप लोगों के पास, देख लो सब एक दूसरे से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है और सब एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से पैरेलल बीम। एक अपन लोगों के पास होती है डाइवर्जेंट बीम। नाम से ही पता लग रहा है डाइवर्जेंट। इट मींस इस तरीके से, जैसे आप लोगों ने टॉर्च देखा होगा, ठीक है ना, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि अपन गांव में पेड़ों पर बल्ब लगा हुआ होता है और जो बल्ब से जो रे निकलती है वो बिल्कुल इस तरीके से फैल, ठीक है बेटा, समझ में आया। अब अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं जिनको अपन लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक अपन लोगों के पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो मेन टॉपिक अपन लोग डिस्कस करेंगे, एक तो अपन डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर, ठीक है ना, समतल दर्पण, और एक अपन लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण, ठीक। जो सेकंड मेन टॉपिक अपन लोग डिस्कस करेंगे वो अपन लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट मींस प्रकाश का अपवर्तन। और इसमें जो अपन लोग डिस्कस करेंगे, एक तो अपन डिस्कस करेंगे लेंस, एक अपन लोग डिस्कस करेंगे ग्लास स्लैब, ठीक है ना, कांच की पट्टी का, ठीक, और एक अपन लोग डिस्कस करेंगे यहां पर प्रिज्म। आई बस में। और जो लास्ट टॉपिक अपन लोग डिस्कस करेंगे वो अपन लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय उपकरण, प्रकाशीय उपकरण। इसमें अपन मेनली 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे।
ठीक, इसमें एक टॉपिक अपन लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी। इसमें दो तरीके के अपन लोग दो टॉपिक पे बात करेंगे, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आगे बात में सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक, और एक अपन लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एक अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे टेलीस्कोप, ठीक है ना, दूरदर्शी। ठीक, और एक अपन लोग यहाँ पे जो बात करते हैं कैमरा, इस पर अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने पास है जो थ्रू आउट अपन को इस पूरे चैप्टर में इन्हीं टॉपिक्स पर अपन लोगों को क्या करना है, डिटेल में बात करनी है। तो अपन जो अपना फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर अपन लोग प्रकाश के परावर्तन पर अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। तो देखना बेटा, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट मीन्स प्रकाश का परावर्तन। अब मैं इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि बहुत बार आप लोग इसको अपनी छोटी क्लासेस में क्या करके आए, पढ़ के आ चुके होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है आप लोगों के पास की कोई भी एक लाइट होती है, ठीक, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक सतह पर आकर गिरती है और वापस लौटकर उसी मीडियम में लौट जाती है। तो ये जो पूरी घटना होती है, ये जो पूरा फेनोमेना होता है, इसी को अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जिसमें इस तरीके से देखना आप लोग, इस तरीके से अपन लोगों के पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, परावर्तक सतह होती है, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह, ठीक। और ये जो सरफेस है अपन लोगों के पास, यहां पर अपन लोगों ने क्या ले लिया, मिरर ले लिया, दर्पण ले लिया, जिसका एक साइड क्या होता है अपन लोगों के पास पॉलिश्ड होता है कि नहीं होता है, और एक सतह किसकी, एक सरफेस होता है वो किसकी तरह व्यवहार करती है, एक परावर्तक सतह की तरह कार्य करती है। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि यहां पर आप लोगों के पास ये सतह, यहां पर अपन एक क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करते हैं, ठीक, जिसको हमेशा इस तल के क्या होती है, वो हमेशा लंबवत होती है, ठीक। और वो इमेजिनरी जो लाइन होती है ये हमेशा तल के क्या होती है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। और इस लंबवत लाइन को, इस परपेंडिकुलर लाइन को ही अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, इस परपेंडिकुलर लाइन को ही अपन एक तरीके से नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, या फिर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अभिलंब बोलते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? ये इमेजिनरी होती है, ठीक है ना। अपन मान लेते हैं कि जो भी सतह, ठीक, अगर वो इस तरीके से, तो नॉर्मल बिल्कुल इधर की तरफ होगा। अगर ये सतह ऐसे होती तो नॉर्मल किधर की तरफ होता, इधर की तरफ होता। अगर ये सतह ऐसे होती तो नॉर्मल किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। लेकिन हमेशा जो सरफेस है उसके साथ कितने डिग्री के एंगल पे रहेगा, ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा, ठीक। अब अपन मानते हैं कि इस तरीके से कोई एक रे चल के आती है अपन लोगों के पास, इस तरीके से, ठीक, जिसको एक तरीके से अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ठीक। और इस तरीके से इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाके क्या होती है, इंसिडेंट होती है, आपतित होती है। तो अपन क्या देखते हैं, इस तरीके से आएगी और टकराकर वापस इस तरीके से लौट जाएगी। आई बस में। और इसको अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे अपन लोग इसको, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब परावर्तित किरण। आई बात समझ आप लोगों को, ठीक। और जब ये रे आती है और जब इस सरफेस से जाके टक्कर करती है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल ड्रॉ होता है, जो कोण बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आई। और ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को ही आप लोग एक तरीके से क्या बोलते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण। क्या बोलेंगे अपन इसको, आपतन कोण। और जब रे टकरा के वापस जाती है तब ऐसी कंडीशन पे नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन कोण। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे यही अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, कि कोई भी एक प्रकाश की किरण, एक रे आएगी, किसी भी परावर्तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जाकर इंसिडेंट होगी। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आप लोगों के पास कोई सी भी स्मूथ सरफेस हो सकती है, ठीक है ना, कोई सी भी अपन लोगों के पास स्मूथ सरफेस हो सकती है। आई बात में, अगर मैं इस बोर्ड को बहुत ध्यान से देखता हूं तो इस बोर्ड पर भी मेरा, अगर मैं अपना हैंड रखता हूं तो मुझे मेरी ब्लर इमेज नजर आती है, मतलब ये एक तरीके से यहां पर भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है।
अरे उसमें तो जो भी स्मूथ सरफेस होती है, जैसे स्टील के यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं उसमें आप लोग देखो, आप लोगों की इमेज बहुत इजीली नजर आती है। तो कोई भी जबरदस्ती नहीं मिरर ही हो, बट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपन लोगों के पास होनी चाहिए। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेनली आप लोगों के पास क्या होती है, स्मूथ होती है, जिससे लाइट स्ट्राइक करके क्या जाए, लौट कर वापस आपके पास आ जाए। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक। और ऐसी कंडीशन पर आप लोग याद करिए कि आप यहाँ पे जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ते थे, तो यहाँ पे दो नियम, दो लॉ पे बात करते थे जो आप लोगों को अच्छे से पता है। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। और याद करो जो पहला लॉ होता है, पहला लॉ क्या बोलता है, पहले लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण का मान हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, इट मींस परावर्तन कोण के। और जो दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम क्या बोलता है आप लोगों के पास कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे, देखो इसी प्लेन, इस प्लेन पे बन रहे कि नहीं बन रहे, इधर से रे आई, इधर से टकरा कर इधर चली गई, ठीक। और ये आप लोगों के पास क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो देखो ये एक ही तो प्लेन है और इस प्लेन पे तीनों इंसिडेंट हो रहे है कि नहीं, तीनों की तीनों इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ऐसी कंडीशन पे मैं क्या लिखूंगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। इट मींस आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में आप लोगों के पास क्या स्थित होते हैं। और ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अरे बस अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, अब बहुत ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक तरीके से क्या है, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और लाइट ऐसे आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से, इधर से, इधर से आ रही है, इधर से। तो फैक्ट है जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जाके स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करके फिर किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो अगर रे इधर से आ रही है तो इधर ही जाएगी हमेशा। अब ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्टिंग आपकी जो सरफेस है, सरफेस तो ऐसे, लाइट ऐसे आ रही है और टकरा के इधर जा रही है, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं। क्योंकि अपन लोगों के पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन में होना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है कि अगर लाइट ऐसे आ रही है तो ऐसे ही जाएगी, ऐसे आके ऐसे कभी भी नहीं जाएगी, ना तो इधर की तरफ जाएगी, ना इधर की तरफ जाएगी, ना पीछे की तरफ जाएगी, हमेशा ऐसे आएगी और ऐसे ही स्ट्राइक करके इधर उसी प्लेन में वापस लौट जाएगी। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। आई बात में, जल्द से देखो इसको। ठीक है, अब देख नेक्स्ट, अब इसमें कुछ नोट पॉइंट पर अपन लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक, हमेशा याद रखना कि जब भी अपन एंगल मेजर करेंगे तो वो किससे मेजर करेंगे, हमेशा नॉर्मल से मेजर करेंगे। आई बात में, अब आप बहुत ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल हुआ कि नहीं हुआ, आई। तो अगर सपोज मैं इंसिडेंट रे को इधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ टर्न करता जाऊंगा, तो देखो आई की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, और अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके आता जाऊंगा तो आई की वैल्यू क्या होती जाएगी आप लोगों के पास, इंक्रीज होती जाएगी। आरी बात में, और आई और आर हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, अपन लोगों के पास इक्वल होंगे। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं नोट 1 पे बात करता हूं, ठीक, और मेरे पास कोई भी इस तरीके से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक, मेरे पास कोई भी इस तरीके की एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो फैक्ट है कि इसका जो नॉर्मल होगा वो बिल्कुल एज इट इज परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, लंबवत होगा कि नहीं होगा। अब अपन ने क्या करा कि अब ये नॉर्मल है, एंगल किससे मेजर करना है, नॉर्मल से। अगर सपोज मैंने एक लाइट को एज इट इज नॉर्मल पर इंसिडेंट कर दिया, किस पर इंसिडेंट कर दिया, बिल्कुल ऐसे इंसिडेंट करा, इस तरीके से, तो ये मेरे पास एक तरीके से क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई कि नहीं हो गई, आपतित किरण। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ, आपतन कोण का मान बताओ, तो अब आप देखना ये वाली रे ऐसे आ रही है, ऐसे। अब मैं इस रे को धीरे 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 बिल्कुल नॉर्मल पे लेकर गया, तो अगर मैं धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ता जाऊंगा तो आई की वैल्यू कम होती जाएगी कि नहीं जाएगी, और जैसे ही रे नॉर्मल पर आ जाएगी, आप खुद देखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के नियम से, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0, और आप सबको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ऐसी कंडीशन पे r इक्वल टू भी आप लोगों के पास कितना होगा, 0। इट मींस अब r कब 0 होगा, अब देखो ये रहा r, अब अगर मैं इसको इधर की तरफ लेता जाऊंगा तो डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, और मिनिमम कितना होगा जब ये बिल्कुल इधर आ जाएगा, तो आई बस में, तो अब रे ऐसे ही आई और ऐसे चली गई, तो ऐसी कंडीशन पे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, कहीं चली जाएगी, तो ऐसी कंडीशन पे ये मेरे पास एक तरीके से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आई बस में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, 0। और ये रीजन है कि अगर सपोज कोई भी रे नॉर्मल पर इंसिडेंट होती है या किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो वो वापस अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। तो वो ये कभी भी नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभार वो क्या पूछ लेता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे देगा और पूछेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इट मींस आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कोण बताओ। और देखो आपतित किरण तो इधर जा रही ना, ठीक, ये आप लोगों के पास क्या हो गई, आपतित किरण इंसिडेंट रे, और ये आप लोगों के पास क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण। अब दोनों के बीच में एंगल देखो कितना है, दोनों के बीच में एंगल है आप लोगों के पास 180 डिग्री। अरे बात समझ आप लोगों को, तो वो यहां पर आप लोगों से पूछ लेता है, आई बात समझ आप लोगों को। तो इस तरीके से ये अपन लोगों को याद रखना है बेटा, बहुत जगह काम आएगा। इट सिंपल सा क्या याद रखना है कि अगर सपोज किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई भी रे अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्टेड रे अपने ही मतलब रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ से जाती है जिस पाथ से इंसिडेंट रे आई है, मतलब एक तरीके से रे अपने ही पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। आई नहीं बस में, जल्दी से देखो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, ठीक, नेक्स्ट देखना सेकंड पॉइंट। सेकंड इसमें अपन बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। इट मींस क्या कहना चाहता है वो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों के पास परावर्तन होता है, ठीक है ना, वो हर तरीके की परावर्तक सतह के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। अब अपने पास दो तरह की परावर्तक सतह होती है, एक अपन लोगों के पास होती है एकदम रेगुलर, ठीक है ना, एकदम रेगुलर इस तरीके से रेगुलर परावर्तक सतह, ठीक है ना, एकदम रेगुलर सरफेस होती है। रेगुलर मतलब एकदम स्मूथ, किसी भी तरीके का कोई भी इसमें एकदम स्मूथ सरफेस, ठीक, इसको अपन एक तरीके से बोलते हैं रेगुलर सरफेस। जैसे कि आप लोगों अपन लोगों का मिरर, रेगुलर सरफेस, ठीक। एक अपन लोगों के पास होती है रफ सरफेस, इररेगुलर सरफेस, इस तरीके से, इस तरीके से, रफ सरफेस, ठीक। अब जैसे ये बोर्ड है, ये रफ सरफेस है, इसमें अगर मैं यहाँ पे अपना हैंड लेके आता हूं तो थोड़ा थोड़ा सा शैडो तो नजर आता है, लेकिन क्या एक परफेक्ट इमेज नजर आ रही है, क्या नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही परफेक्ट इमेज, वो अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। अब आप देखना जो रेगुलर आप लोगों के पास सरफेस होता है, इससे जो रिफ्लेक्शन होता है, इसको अपन एक तरीके से बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको अपन, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई बस में आप लोगों को नियमित परावर्तन बोलते हैं इसको, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि अगर सपोज दो रेज एक दूसरे के पैरेलल चल के आती हैं, ठीक है ना, अगर दो रेज एक दूसरे के पैरेलल चल के आ रही है, एक दूसरे के समांतर चल के आ रही है इस तरीके से, ठीक है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो परावर्तन के पश्चात भी ये एक दूसरे के क्या रहेंगी, बिल्कुल एज इट इज वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब जिस पैटर्न में आए उसी पैटर्न में मिरर में होता है कि जितना रे स्ट्राइक करता है उतना ही लौटकर वापस आपके पास एज इट इज ऐसा कैसा था। और ये रीजन होता है कि एकदम परफेक्ट इमेज उस मिरर में क्या होती है, आप लोगों की ड्रॉ होती है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं रफ सरफेस, तो अगर सपोज रे एक दूसरे के पैरेलल आ रही है इस तरीके से,
इस तरीके से पैरेलल आ रही है। ठीक, अब आप देखो बिफोर रिफ्लेक्शन, परावर्तन से पहले तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब आप देखना इस इधर जो सरफेस है इसका जो नॉर्मल है वो तो यहीं पर कहीं पर इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, इसका अभिलंब इधर होगा कि नहीं होगा। तो फैक्ट है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जितना I1 होगा उतना ही R1 होगा, और रे बिल्कुल एज इट इज यहां से ऐसे लुट जाएगी और ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास R1। लेकिन इस वाले के लिए देखो, इस वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो इस वाले के लिए जो नॉर्मल आ रहा है वो यहां पर कहीं पर इस तरीके से आ रहा है। अब देखो एंगल थोड़ा बड़ा है, एंगल बड़ा है तो फैक्टर रिफ्लेक्ट होकर वो रे इधर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो यहां पर ये आप लोगों के पास कितना हो गया I2 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया R2। तो जिस पैटर्न में आया उस पैटर्न में क्या फैल गया, थोड़ा सा डिफ्यूज हो गया। अब बोर्ड पे जितना भी जा रहा है तो आ तो बहुत सारा रहा है, पैरेलल आ रहा है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, वो डिफ्यूज हो रहा है। तो जो कुछ रेज जो मेरी आई में आ रही है उसकी वजह से मुझे क्या बन गया, शैडो बन गया। अगर सारी की सारी एक साथ मेरी आई में आ जाती, एकदम परफेक्टली रेगुलर पैटर्न में आ जाती, तो एकदम परफेक्ट इमेज होती कि नहीं होती। तो इस तरीके से, और इसको अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, एक तरीके से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, मतलब अनियमित परावर्तन बोलते हैं। पहला तो बात समझ में आएगी नहीं बेटा, देखो एक बार जल्दी से, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक, नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट। ठीक, थर्ड पॉइंट में क्या है, अब देखो जो भी अपने पास लाइट आ रही है इट मींस एनर्जी है, तो फैक्ट है इसकी कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी v, वेग होगा v, कोई ना कोई क्या होगा, तरंग दैर्ध्य होगा कितना, लैम्डा। ठीक, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होगी कितना, f। अब आप देखो लाइट इसी मीडियम में आ रही है और टकरा के वापस इसी मीडियम में जा रही है, तो जिस मीडियम में है टकरा के स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में जा रहा है, तो क्या मीडियम चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो क्या वेलोसिटी चेंज होगा, क्या नहीं होगा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो क्या आप लोगों के पास वेवलेंथ चेंज होगा, क्या नहीं होगा। और अगर वेवलेंथ चेंज नहीं हो रहा तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, क्या नहीं होगा। आ रही बात समझ आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि अगर सपोज मेरे पास जो भी रे इस सरफेस पर आती है, ठीक, और सरफेस से स्ट्राइक होकर जब वापस आती है, इट मींस अगर मैं बात करता हूं आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के पश्चात, तो मैं बिना किसी टेंशन के लिख सकता हूं नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तो वेलोसिटी में ना ही वेवलेंथ में, ना तो वेग में परिवर्तन होगा ना ही तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा। और आप सबको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, वो तो आप लोगों के पास हमेशा ही क्या रहती है, आप लोगों के पास हमेशा ही अनचेंज रहती है, चाहे मीडियम चेंज हो या नहीं हो, ये तो हमेशा क्या रहती है आप लोगों के पास अनचेंज रहती है। ये अपन 11th क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करके आए थे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, वो हमेशा क्या रहती है अपन लोगों के पास अनचेंज रहती है। ठीक, क्योंकि जो अपने पास फॉर्मूला होता है v इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ, तो अपन क्या देखते हैं कि हमेशा कौन चेंज होता है, v एंड लैम्बडा चेंज होते हैं मीडियम चेंज होने पर, माध्यम चेंज होने पे, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा क्या रहती है, अनचेंज रहती है। आई बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से अपन इस पर क्या करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं। आई बात समझ में। तो यहां पर ये अपना रिफ्लेक्शन का एक छोटा सा जो टॉपिक है, ये अपन लोगों को क्या होता है बेटा, एक तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक, अब अपन एक बार इसको देखो, फिर अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।